1962 का वो साल जब भारत की धरती कांप उठी थी, एक ऐसी हार जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चीन की फौजें हिमालय के उस पार से उतर आई थीं और भारत जो शांति का पाठ पढ़ा रहा था पूरी दुनिया को, वो अचानक बिल्कुल अकेला खड़ा था, बेबस, बेखबर। लेकिन उस हार के भीतर एक सवाल दफन था जो किसी ने उस वक्त नहीं पूछा। आखिर हुआ क्या था? इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा देश और खुफिया जानकारी शून्य। आज उसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वो अक्टूबर का महीना था 1962। हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमने लगी थी। भारत के जवान उन ऊंचाइयों पर तैनात थे, ठंड में, पतले कपड़ों में, पुराने हथियारों के साथ। और उधर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी महीनों से तैयारी कर रही थी, चुपचाप, बिना किसी शोर। जब चीन ने हमला बोला तो भारतीय सेना के पास न सही नक्शे थे, न सही हथियार, और सबसे बड़ी बात, न सही खुफिया जानकारी। दिल्ली में बैठे नेताओं को पता ही नहीं था कि सीमा पर क्या हो रहा है। इंटेलिजेंस यानी खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका था। उस वक्त भारत के पास सिर्फ एक संस्था थी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो मुख्य रूप से देश के अंदर काम करती थी। विदेशी जमीन पर जासूसी के लिए कोई अलग संस्था नहीं थी, कोई आंख नहीं जो चीन की चालों को देख सके, कोई कान नहीं था जो बीजिंग की फुसफुसाहट को सुन सके। और जब आंख नहीं होती तो अंधेरे में चलते हो, और अंधेरे में चलने का अंजाम वही हुआ जो 1962 में हुआ। 32 दिनों में भारत की उत्तर पूर्वी सीमा टूट गई, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई, सैकड़ों जवान शहीद हुए। और नेहरू जी, जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे, वो टूटे हुए मन से देश को संबोधित कर रहे थे। उनकी आवाज कांप रही। उस भाषण को सुनकर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा था। लेकिन उस दर्द के भीतर से एक फैसला जन्म ले रहा था, एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले दशकों में भारत की तकदीर बदल दी। नेहरू जी ने उस हार के बाद एक आदमी को बुलाया, एक शांत, तेज दिमाग वाला आदमी जो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो हर बात काम की होती थी। उसका नाम था भोलानाथ मलिक, आईबी के तत्कालीन निदेशक। नेहरू ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, हमें कैसे पता नहीं चला? और उस एक सवाल ने एक पूरी नई दुनिया की नींव रख दी। 1962 के बाद भारत सरकार ने एक गहरी समीक्षा शुरू की। रिपोर्टें तैयार हुईं, बैठकें हुईं, सवाल उठे। और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या आईबी अकेले काफी है? जवाब था नहीं। देश को एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो सिर्फ बाहर दिखे, जो दुश्मन की धरती पर, दुश्मन की भाषा में, दुश्मन की चाल को समझे, जो अंधेरे में काम करे और अंधेरे में ही गायब हो जाए। और तब शुरू हुई एक बेहद गोपनीय प्रक्रिया। 1968, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार, उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसका जिक्र आज भी सरकारी फाइलों में बहुत कम मिलता है। उस बैठक में तय हुआ, भारत को एक बाहरी खुफिया एजेंसी चाहिए, एक ऐसी एजेंसी जो CIA की तरह काम करे, जो MI6 की तरह सोचे, लेकिन भारतीय जमीन की, भारतीय मिट्टी की खुशबू पहचाने। उस एजेंसी का नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW। लेकिन एजेंसी बना देना आसान होता है, असली सवाल था, इसे चलाएगा कौन? और यहीं पर कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, रामेश्वर नाथ का, RN काव। एक ऐसा शख्स जो भीड़ में खो जाता था, जो कभी अखबार में नहीं आया, जिसकी तस्वीरें आज भी बहुत कम मिलती हैं। लेकिन इस एक आदमी ने रॉ को वो बनाया जो वो आज है। राव साहब IPS अधिकारी थे, आईबी में काम करते थे, शांत स्वभाव के, लेकिन दिमाग उस तरह की धार जै। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन खुफिया तंत्रों का अध्ययन किया था, CIA, MI6, मोसाद, हर एजेंसी के काम करने का तरीका। और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा, मैं एक ऐसी एजेंसी बनाऊंगा जो दुश्मन को तब मारे जब उसे पता भी ना हो कि कोई उसे देख रहा है। इंदिरा जी ने बस एक बात कही, करो। 21 सितंबर 1968, यही वो तारीख है जब रॉ का औपचारिक जन्म हुआ। दिल्ली के एक साधारण से दफ्तर में, बिना किसी बड़े समारोह के, बिना किसी घोषणा के, रॉ को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत रखा गया। सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने वाली एजेंसी, कोई संसदीय निगरानी नहीं, कोई RTI नहीं, कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं, बस काम, खामोश, गहरा और खतरनाक काम। शुरुआत बहुत छोटी थी, कुछ 100 अधिकारी, सीमित बजट और एक बड़ा सपना। लेकिन काव साहब जानते थे, एक जासूसी एजेंसी की ताकत उसके हथियारों में नहीं होती, उसकी ताकत होती है उसके लोगों में, उनकी सोच में, उनकी हिम्मत में। उन्होंने भारत के सबसे तेज दिमाग इकट्ठे किए, IPS अधिकारी जो भाषाएं जानते थे, सेना के जवान जो हर मुश्किल परिस्थिति में काम कर सकते थे, और कुछ ऐसे लोग जिनका नाम कभी किसी फाइल में नहीं आया। ये वो लोग थे जो देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते थे, बिना किसी मेडल की उम्मीद के, बिना किसी सम्मान की चाह के। और फिर आया रॉ की पहली बड़ी परीक्षा का वक्त, 1971। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे, लाखों लोग भागकर भारत आ रहे थे और पाकिस्तान की सेना वहां कहर बरपा रही थी। दुनिया देख रही थी लेकिन कर कुछ नहीं रही। इंदिरा गांधी को पता था, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार 1962 जैसी बेखबरी नहीं चलेगी। उन्होंने काव साहब को बुलाया और काव साहब ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रॉ ने एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन चलाया पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर। उनके लड़कों को ट्रेनिंग दी गई,
हथियार पहुंचाए गए, सूचनाएं जुटाई गईं, पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी। और जब भारतीय सेना ने दिसंबर 1971 में कदम रखा तो उसके पास पूरी तस्वीर थी, हर सड़क की जानकारी, हर फौजी चौकी की खबर। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए और एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। यह सिर्फ सेना की जीत नहीं थी, यह रॉ की जीत थी। यह उस एजेंसी की जीत थी जो सिर्फ 3 साल पहले एक छोटे से दफ्तर में शुरू हुई। 1962 की वो हार जिसने पूरे देश को रुला दिया था, उसी हार से पैदा हुई थी रॉ। दर्द से पैदा हुई एजेंसी जिसने दर्द देना सीख लिया। आज रॉ के बारे में बहुत कम सार्वजनिक जानकारी है। कितने देशों में इसके एजेंट हैं कोई नहीं जानता, किन ऑपरेशनों में इसका हाथ है कोई नहीं बताता। यही इसकी ताकत है, यही इसकी पहचान है। और जब भी आप हिमालय की उन बर्फीली चोटियों को देखें जहां 1962 में भारत का दिल टूटा था, तो याद रखिए उस टूटे दिल से एक ऐसी आंख बनाई गई जो कभी नहीं सोती, जो अंधेरे में देखती है, जो दुश्मन की सांस गिनती है, जो बिना आवाज किए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। उसका कोई चेहरा नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता, बस एक काम होता है, भारत माता की रक्षा। हर हाल में, हर कीमत पर, खामोशी से